गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चर्चा की थी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की। कल चर्चा हम लोग कर रहे थे। टुडे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में ही हम कुछ और बढ़ाएंगे जो कल हम बात कर रहे थे। कल शुरुआत हमने की थी। तो बच्चों, आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में हम छोटे छोटे चीजों को समझेंगे और इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल हम कह रहे थे कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का लैंग्वेज है अकाउंटिंग। और मैंने कहा था कि अकाउंटिंग इज द पिलर ऑफ बिजनेस। भी कहना गलत नहीं होगा। बैकबोन ऑफ द बिजनेस भी कहना गलत नहीं होगा। सो अकाउंटिंग इज द पिलर ऑफ बिजनेस और अकाउंटिंग इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस ऑल्सो, because accounting is the main pillar of the business। अकाउंटिंग के द्वारा किसी भी इंटरप्राइजेज की सभी तरह के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हम प्राप्त कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। और उन सभी के द्वारा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के द्वारा, हम अपने बिजनेस कंसर्न को एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है अकाउंटेंसी में। तो कल मैं आपको बता रहा था कि अकाउंटिंग होता क्या है, इस पर चर्चा कल हम कर रहे थे। एक अकाउंटिंग साइकिल डायग्राम के द्वारा भी मैंने बताया था आपको कि इसमें जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे, जिनकी वैल्यूएशन करेंसी के रूप में होती है, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें पता होता है कि जिस बिजनेस को हम चला रहे हैं, जो कंसर्न हमारा चल रहा है, उस कंसर्न में किन किन तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं। ऑल एक्टिविटीज हु हैज रिलेटेड टू बिजनेस कंसर्न आर कॉल्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज किए जाएंगे बिजनेस कंसर्न में, वो सब के सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहे जाते हैं। इसीलिए अकाउंट्स बहुत बड़ा रोल अदा करता है बिजनेस कंसर्न में। तो कल हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से, जो डायग्राम में मैंने कहा था कि कैसे हम जब अकाउंट्स की शुरुआत करते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं, तो किन किन चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं, कौन कौन सा चीज़ इसमें इंक्लूड होता है, जिसका यूटिलाइजेशन हम अकाउंटिंग प्रिपरेशन में करते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये देखेंगे हम कि जो ट्रांजैक्शंस हुए, so many transactions, various types of transactions, but related to financial। so ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वे किस नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, उस नेचर को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। जो सिस्टम दिया हुआ रहेगा, उस सिस्टम के द्वारा हम अकाउंटिंग करते हैं। तो कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि अकाउंटिंग ये समराइज है
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल नेचर को, और इस तरह से ये बिजनेस कंसर्न में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आज थोड़ा सा इसको हम पढ़ाएंगे कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं इससे को कई तरीके से करते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग इसे कर सकते हैं हम, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, these are mainly these are the three branches of accounting। मुख्य रूप से इसके 3 ब्रांच हो सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंडली कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड फाइनली थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट इज फाइनेंशियल accounting, secondly cost accounting, and the third management accounting। अब हमें ये देखना है इन तीनों ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में कौन सी अकाउंटिंग कहाँ यूज की जाती है। फिनेंशियल अकाउंटिंग जितने भी बिजनेस कंसर्न हैं सभी बिजनेस कंसर्न में इस अकाउंटिंग को अडॉप्ट की जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंतर्गत मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो फाइनेंशियल नेचर्स के जो भी एक्टिविटीज होंगे उन सबको हम अंडर फाइनेंशियल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंतर्गत रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल की, लेजर की, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, एंड सेकेंड फेज में, ये फर्स्ट स्टेज की रिकॉर्डिंग है, एंड सेकेंड फेज में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, एंड सेकेंड इज द बैलेंस शीट, दैट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एडॉप्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं उस कंसर्न में कॉस्ट अकाउंटिंग को एडॉप्ट किया जाता है और उसी कंसर्न में इस अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के। थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ मॉडर्न अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ही ये सभी तरह के बिजनेस कंसर्न में इसे अपनाया जाता है, इसे लागू किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा किसी भी इंटरप्राइजेज को हाउ टू मॉडर्नाइज, कैसे इसको हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कैसे इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे कंसर्न को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है ताकि ये बेहतर रिजल्टेंट्स दे, इसके लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग 11th जो स्टार्ट किया 11th में हम लोग पढ़ते हैं, तो 11th के लिए इन दोनों अकाउंटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों अकाउंटिंग हमें नहीं पढ़ना है, हमें जानना है केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। 11th और 12th दोनों क्लास में इसी से रिलेटेड अकाउंटिंग हमें करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल ही हम करेंगे 11th में भी और नेक्स्ट क्लास में भी। अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी हैव रिकॉर्ड द बोथ एस्पेक्ट्स। फर्स्टली जो मैं चर्चा कर रहा था, जर्नल और सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल मीन्स कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक्स,
bills receivable book and bills payable book. And the second aspect of the financial accounting is trading and profit and loss account or income statement and balance sheet और financial statement. इसी की हम स्टडी करेंगे इस अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलेंगे। ये 3 जो मैंने कहा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावे भी अदर अकाउंटिंग भी है, अदर अकाउंटिंग भी होता है। अदर अकाउंटिंग में सबसे पहले आप ले सकते हो टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग जिस अकाउंटिंग के द्वारा टैक्स का हम असेसमेंट करते हैं बिजनेस कंसर्न में और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में टैक्स असेसमेंट की जाती है। जितना आप अर्न करते हो उस अर्न के आधार पे जो दिए हुए रूल्स हैं, अंडर रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स, हम टैक्स का असेसमेंट करते हैं जो टैक्स अकाउंटिंग के द्वारा की जाती है। इसके अलावा सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग भी की जाती है। सोशल अकाउंटिंग सच एज एनजीओज। तो इस तरह के जो भी सोशल एक्टिविटीज होंगे उनमें सोशल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, हर गवर्नमेंट का अकाउंटिंग ही अपने एक अलग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इनका एक अलग सिस्टम है जिस सिस्टम के द्वारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग की जाती है। तो इसके अलावा भी कुछ और अकाउंटिंग है, अदर्स अकाउंटिंग है। और इस प्रकार से these all are the branches of accounting, system of accounting। तो ये सभी अकाउंटिंग को हम बारी बारी से जैसे जैसे हमारा ऊपर की तरफ स्टैंडर्ड जाता जाएगा हम इन सबों के बारे में जानेंगे। इन कॉमर्स स्ट्रीम ये सभी अकाउंटिंग हम पार्ट बाय धीरे धीरे हम जानते चलेंगे। फिलहाल हम जानेंगे केवल एक ही चीज के बारे में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत जो हमने चर्चा की, मेनली जो रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, कल जिस डायग्राम की हम चर्चा कर रहे थे उसी डायग्राम के आधार पर इसमें हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग प्रैक्टिकली स्टार्ट करने के पहले थोड़ी बहुत जानकारी हम इसमें और लेंगे कि अकाउंटिंग के अंतर्गत, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होगा जो अमूमन उन शब्दों को बार बार इसमें हम पढ़ेंगे, देखेंगे, हमें मिलेगा। जिसमें सबसे पहला टर्मिनोलॉजीज में नंबर 1 को इस चर्चा करेंगे। नंबर 1 इज ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस सबसे पहले, ट्रांजैक्शंस मीन्स बिटवीन 2 persons, अमाउंट्स 2 persons, 2 व्यक्तियों के बीच कोई भी ट्रांजैक्शंस, आइडियर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो या कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, ये 2 persons के बीच में की जाती है। तो ये ट्रांजैक्शंस की चर्चा मैं भी कितनी बार चर्चा लिया, इसकी चर्चा हमें अकाउंटिंग करते समय, अकाउंट्स पढ़ते समय अक्सर में मिलेगा। तो फर्स्ट इज ट्रांजैक्शंस, 2 persons, 1 person इज टेकर एंड द सेकंड पर्सन इज गिवर। गिव एंड टेक, एक देगा दूसरा लेगा, तो ये हमारा ट्रांजैक्शंस होगा। दूसरा इज जैसे ही कंसर्न स्टार्ट की जाती है दैट इज कॉल्ड कैपिटल और इक्विटी भी से कहते हैं हमको, कैपिटल और इक्विटी। जिन अमाउंट्स के द्वारा, जिन चीजों से हम बिजनेस कंसर्न स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि केवल कैश
और चेक ही कैपिटल है। कैपिटल हमारा जिन जिन चीजों से बिजनेस स्टार्ट की जाती है, स्टार्टिंग में जो भी चीजें लगाई जाएंगी बिजनेस में, दीज ऑल आर कॉल्ड कैपिटल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट इज परचेजेज, या इसके पहले हम ध्यान दें बैंक। बैंक एक वर्ड आपको मिलेगा आगे चल करके, चेक। चेक कंसर्न टू बैंक। बिजनेस कंसर्न में ये बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए अक्सर इसकी चर्चा मिलेगी हमें और इसे हम चेक से डिनोट करते हैं। अकाउंटिंग के अंतर्गत जब भी जहां भी हमें चेक लिखा हुआ दिखे या कहीं भी दी हुई हो तो आप समझ जाइए यह रिलेटेड टू बैंक। नेक्स्ट इज परचेजेज। परचेजेज परचेजेज मीन्स जो गुड्स परचेज की जाएगी, जितने कॉस्ट की परचेज की जाएगी, जिस बिजनेस कंसर्न को हम स्टार्ट कर रहे हैं उस कंसर्न के लिए आइदर रॉ मटेरियल्स और आइदर फिनिश्ड गुड्स ऑल्सो। तो जो भी मटेरियल्स यूज करेंगे हम कंसर्न को चलाने में, उसे हम परचेज करते हैं, क्योंकि यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रोडक्शन नहीं करते हम, इसीलिए यहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड बात नहीं करनी है, हम केवल यहाँ परचेजेज की बात करेंगे। तो परचेजेज रॉ मटेरियल हो सकता है, आइदर फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है, मोस्टली फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। तो जो गुड्स परचेज की जाएगी तो इस परचेजेज की चर्चा अक्सर हमें आगे मिलेगी। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स बिजनेस कंसर्न में जो गुड्स, जो थिंग्स, जो कमोडिटी परचेज की हमने उसको सेल्स करेंगे, बेचा जाएगा। तो इसकी भी चर्चा अक्सर हमें इसमें मिलेगी। जितने कॉस्ट में बेचते हैं या जो भी हमारी एक दूसरे के बीच ट्रांजेक्शन होगा, जिस बेसिस पर होगा, तो सेल्स ये भी मिलेंगे। परचेजेज, सेल्स, इन दोनों कंडीशन में आइदर परचेजेज और आइदर सेल्स, इट इज कैश और क्रेडिट ऑल्सो। इन दोनों केसेस में कैश परचेजेज, कैश सेल्स भी हो सकते हैं, क्रेडिट परचेजेज और क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है। क्रेडिट और कैश कैश तो है ही है, क्रेडिट परचेजेज और क्रेडिट सेल्स इज ऑल्सो एक्टिंग इन बिजनेस कंसर्न। ये भी इस्तेमाल की जाती है उधार, इसे हम ठेठ बस हम कैश करते हैं, नगद इसे उधार करते हैं। तो इसकी भी चर्चा इसमें हमें मिलेगी, परचेजेज की भी और सेल्स के भी। दूसरी चीज इसी दोनों पर रिलेटेड रिटर्न्स। रिटर्न्स मीन्स वापसी, आइदर परचेजेज रिटर्न और आइदर सेल्स रिटर्न, दोनों हो सकता है। ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा किस कंडीशन में ये रिटर्न्स हो रहा है, लेकिन अमूमन प्रैक्टिकली ये होता ही है, रिटर्न्स भी होगा। तो परचेजेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, इसकी भी चर्चा इसमें मिलेगी। नेक्स्ट इज स्टॉक, द वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक मीन्स द बैलेंस ऑफ क्वांटिटी। बिजनेस कंसर्न को जब हम शुरुआत करते हैं, जब रनिंग पोजीशन में होता है, तो जो स्टॉक होता है, जो बचे हुए गुड्स होते हैं, उसे हम अकाउंट्स की भाषा में स्टॉक कहते हैं। और इस प्रकार से जो बैलेंस क्वांटिटी होगा उसे हम अंडर स्टॉक रखते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टॉक। यस, स्टॉक के बाद कैश, जो सबसे मुख्य रूप से था कैश। इसके बिना बिजनेस कंसर्न चल ही नहीं सकता, इसलिए कैश ये अक्सर लेन देन में ये चलते रहेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। नेक्स्ट इज एसेट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण आइटम्स हैं। एसेट्स इन बिजनेस कंसर्न ऑल थिंग्स
जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं बिजनेस में, और सब के सब उस फर्म के लिए एसेट्स माने जाते हैं। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एसेट्स आर सब डिवाइडेड, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट। फिलहाल ये दो पार्ट में हम इसको सब डिवाइड करते हैं। एक तीसरी भी होती है टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। थोड़ा इसको बताते चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, those assets who are fixed such as land and building, plant and machinery। वैसा एसेट जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। करेंट एसेट जो वेरिएबल होगा, जिसमें चेंजिंग हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, दिस इज करेंट एसेट। टेंजिबल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स, वो सारे एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, उस सब के सब टेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल, जिसे देखा नहीं जा सकता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, वैसे एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। सच है गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स। तो ऐसे ये भी फर्म के लिए एसेट्स ही होता है, लेकिन ये इंटेंजिबल होता है। तो दीज आर द एसेट्स। आमतौर पर अकाउंटिंग जो हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, इसमें हम इसी 4 प्रकार के एसेट से हमारा सामना होगा। नेक्स्ट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इज ऑल्सो सब डिवाइडेड, फिक्स्ड लायबिलिटी, and the current liability also. Fixed liability means वैसी फर्म के लिए वैसी लायबिलिटी जो फिक्स्ड है, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। करंट लायबिलिटीज ये चेंजेबल हो सकता है, ये वेरी करता है। जैसे कोई लायबिलिटीज अगर फर्म के ऊपर है, उसमें से कुछ पार्ट पे कर दी जाए फर्म के द्वारा, तो द बैलेंस लायबिलिटी इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। सो ये वेरी करता है, ये चेंज करता है, लेकिन फिक्स्ड लायबिलिटी चेंज नहीं करता है, करंट लायबिलिटी चेंज होगा। तो ये जो देखा आपने फिक्स्ड एसेट्स और एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट आइटम्स है अकाउंटिंग के लिए। कंसर्न हो या बड़े कंसर्न हो, किसी भी कंसर्न के लिए ये दो एसेट्स एंड लायबिलिटी, इन्हीं दोनों चीजों पर ये सारे कंसर्न आधारित होते हैं। चाहे वो एसेट जिस टाइप का हो, जिस कैटेगरीज का हो, लायबिलिटीज जिस तरह का हो, छोटा हो, बड़ा हो या जो भी हो। इस प्रकार से ये कुछ चुनिंदा हमने आइटम्स की चर्चा की, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। धीरे धीरे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मिनट के कुछ करेंगे 30 मिनट ई वाला 30 मिनट रुके नहीं, चलो। तो इस प्रकार से ये एसेट्स और लायबिलिटी की चर्चा हमने की थी। अब आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसमें टर्मिनोलॉजीज है, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कल हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, ये कल और आज जो हमने दिखाया आपको, इसको बारी बारी से इत्मीनान से इसको आप पढ़ेंगे। अगर कुछ लर्न करने लायक तो लर्न कर लेंगे, और आगे हम जब बताएंगे तो आपको और समझ में आएगी। जब तक इसे आप नहीं खुद से सेल्फ नहीं पढ़ोगे, तब तक बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके लिए कंप्लीट न्यूली सब्जेक्ट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। कुछ लर्न करने लायक है, जिसको आप लर्न भी कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो किसी भी टर्मिनोलॉजीज के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो आप इसे डाउट में रखेंगे, मैं उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।